हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, अपने काम को एंजॉय कर रहे होंगे और बाज़ औक़ात मायूस भी हो जाते होंगे। जहन में ये ख्याल भी आता होगा कि कब जान छूटेगी, कहाँ फंस गया हूँ, क्योंकि इंसानी नफ्सियात हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आपका जो दिमाग है ये कभी कभी आपको मायूसी के बादलों में भी घेर देता है और फिर आपको कुछ समझ नहीं आता कि आप क्या करूँ। तो ऐसी सूरत में आपने करना यह है कि आपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को या किसी अच्छे टीचर्स के साथ बैठना, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके लिए मैं आपको एक शेर बताता हूँ अल्लामा इकबाल का, कि अल्लामा इकबाल कहते हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, इसी रोज शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे जमा वो मका और भी हैं। तो मायूसी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपका गोल बड़ा होना चाहिए। जितना आप बड़ा सोचेंगे उतना ही आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे और अच्छे से कामयाब हो पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अब क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 का आगाज करने वाले हैं आज हम, जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। अब बायो का लफ्ज तो आपको पता है, लाइफ को कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। एनर्जेटिक्स का मतलब एनर्जी है। एनर्जी से रिलेटेड आप ज्यादातर फिजिक्स में पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पर चूंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी एनर्जी इस्तेमाल होती है तमाम प्रोसेसेस में। तो फुटबॉल खेल रहे हो या फिर आप कोई भी गेम खेल रहे हो, आप मूवमेंट करते हो, ठीक है, तो इन सब प्रोसेसेस में इसके अलावा आपके जिस्म में काफी सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये सब चीजें आप पीछे पढ़ चुके हो। तो इन सब प्रोसेसेस में एनर्जी इस्तेमाल होती है। अब वो एनर्जी तरह एक जानदार से अगले जानदार में मुंतकिल होती है, किन प्रोसेसेस के जरिए एनर्जी बनती है, इन सब बातों के बारे में आप पढ़ते हो बायो एनर्जेटिक्स में। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन को देखो। इट इज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दो अल्फाज है यहाँ पर, एक है एनर्जी रिलेशनशिप्स और दूसरा है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी रिलेशनशिप्स का मतलब ये है कि किस तरह मुख्तलिफ जानदार एक दूसरे के पर डिपेंडेंट हैं एनर्जी के लिए। ठीक है, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानदारों के दरमियान क्या रिलेशन है, उस चीज को आप स्टडी करते हो। और इसके अलावा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल होना। आपने फिजिक्स में कानून पढ़ा है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उस कानून के मुताबिक एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हो, बस। इसका मतलब ये है कि जब भी आप एनर्जी इस्तेमाल करते हो तो दरअसल वो एनर्जी जाया नहीं होती, वो खत्म नहीं हो जाती, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल हो जाती है। ये बात हमें बताता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक, तो अब एक जनरल सी बात है कि व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया, सबसे बड़ा मंबा हमारे लिए क्या है? तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से हासिल होती है? सन से। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सर सन से कितनी फॉर्म में एनर्जी आती है? तो हीट की शक्ल में भी एनर्जी आ रही है, लाइट की फॉर्म में भी आ रही है और रेडिएशंस की फॉर्म में भी आ रही है। रेडिएशंस रेडिएशंस आपको आम आंख से नजर नहीं आती, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों एनर्जी में आपको पता है कि ये जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी को प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स इस लाइट एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की शक्ल में अपने जिस्म में स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप पीछे पढ़ के आ रहे हो। ग्लूकोज में CH बॉन्ड्स होते हैं, CH बॉन्ड्स, और इसी तरह C के साथ OH बॉन्ड्स भी होते हैं। तो दरअसल ये लाइट एनर्जी स्टोर होती है इन बॉन्ड्स में, ग्लूकोज के इन बॉन्ड्स में ये लाइट एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी। तो आपने देखा कि यहाँ पर सन से जो लाइट एनर्जी आ रही थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में? केमिकल एनर्जी में। अब ये केमिकल एनर्जी प्लांट इस्तेमाल करेगा मुख्तलिफ प्रोसेसेस में। प्लांट ने अपनी ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ में एनर्जी इस्तेमाल होगी, मूवमेंट में इस्तेमाल होगी। अब आप सोचें प्लांट तो मूवमेंट नहीं शो करता, तो प्लांट्स में भी काफी सारी मूवमेंट होती है लेकिन लोकोमोशन नहीं होती। लोकोमोशन का मतलब ये है कि मैं यहाँ से उठकर यहाँ आ गया, ठीक है, पूरी बॉडी मेरी मूव की, तो इसको लोकोमोशन कहते हैं। प्लांट्स में लोकोमोशन तो शो नहीं होती लेकिन काफी सारी मूवमेंट्स हैं, टैक्टिक मूवमेंट, टर्गर मूवमेंट, कीमोटैक्टिक, फोटोटैक्टिक, तो बहुत सारी मूवमेंट्स हैं ऐसे में आप पढ़ोगे जो कि प्लांट्स शो करता है। जैसे कि प्लांट प्लांट के अगर आप फ्लावर को ऑब्जर्व करो तो रात को वो सिकुड़ जाता है,
सुबह सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो खिल जाता है। तो अब ये एक तरह की मूवमेंट है ना, इस तरह जो छोटे से पौधे हैं वो इतना बड़ा दरख्त बन जाते हैं। तो इसका मतलब मूवमेंट जो हो रही है उसमें भी एनर्जी लगेगी। इसके अलावा सेल मेंटेनेंस में ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, होमियोस्टेसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इन सब प्रोसेसेस में एनर्जी इस्तेमाल होती है। ठीक है, वो एनर्जी आप प्लांट कहाँ से लेता है? इसी ग्लूकोज से लेता है, इन बॉन्ड्स को तोड़कर। अच्छा, अब अगली बात, जो एनर्जी ग्लूकोज से बच जाती है, मतलब इन तमाम प्रोसेसेस में एनर्जी खर्च होने के बावजूद जो एनर्जी बच जाती है, उस एनर्जी का प्लांट क्या करता है कि उस ग्लूकोज को, बची हुई ग्लूकोज को लीव्स में प्लस फ्रूट में स्टोर कर लेता है। ठीक है, जो एनर्जी बच गई उसको लीव्स में और फ्रूट्स में स्टोर कर लिया। अब क्या होगा कि ये लीव्स या फ्रूट्स कोई दूसरा एनिमल खाएगा, कोई एनिमल इनको खाएगा। एनिमल जब ये खाएगा तो इसका मतलब ये ग्लूकोज उस एनिमल में ट्रांसफर हो गया, चला गया, उसकी बॉडी में चला गया। ये एनिमल फिर उस ग्लूकोज से एनर्जी हासिल करेगा अपनी सेल की मेंटेनेंस के लिए और मुख्तलिफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए वो एनर्जी इस्तेमाल करेगा। अब जिस प्रोसेस में ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी हासिल होती है उसको हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन। क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन। तो मेनली इस चैप्टर में आपने दो चीजों के बारे में पढ़ना है, एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा है रिस्पायरेशन। ये दो मेन प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में आप बड़ी डिटेल में पढ़ोगे। ठीक, पूरे चैप्टर में ये हमारे दो टारगेट्स हैं, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस में आप एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बनाते हो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और रिस्पायरेशन में आप एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर एनर्जी हासिल करते हो। बात समझ आएगी? ठीक है जी। तो एनिमल्स भी रिस्पायरेशन के जरिए से एनर्जी हासिल होंगे, और वो एनर्जी हासिल होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये आप ऐसा समझ लेना कि एनर्जी करेंसी है सेल के लिए। जिस तरह आप मुख्तलिफ अशिया खरीदने के लिए पैसे देते हो, पैसे के जरिए आपका सारा लेन देन चल रहा है, तो इस तरह एनर्जी के लिए सेल के पास जो करेंसी है वो एटीपी है। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला टॉपिक यही आएगा तो उसमें डिटेल में देख लेंगे। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट शो हो रही है, मूवमेंट में एनर्जी लगेगी, बहुत सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होगी ताकि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। हमारा नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? 37 सेंटीग्रेड। अब अगर इससे कम हो गया या ज्यादा हो गया तो हमारे जो एंजाइम्स है वो डीनेचर हो जाएंगे, वो काम करना छोड़ देंगे और अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब थर्मो रेगुलेशन में भी एनर्जी लगती है। इसके अलावा ऑस्मोटिक और ऑस्मो रेगुलेशन में सेल के अंदर जो आयोनिक बैलेंस है, वाटर का बैलेंस है, उन सब चीजों को मेंटेन रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसमें भी एनर्जी इस्तेमाल होगी। तो ये सारी एनर्जी एनिमल्स इस्तेमाल करता है बाय द प्रोसेस ऑफ, गेन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। बात समझ आ गई? अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में आपने फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के बारे में मेनली पढ़ना है। तो यहाँ पर कुछ केमिस्ट्री की बेसिक टर्म्स हैं जिनका समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वो फिर अगले लेक्चर्स में वही टर्म्स हम रिवाइज करेंगे। केमिस्ट्री की दो टर्म्स इस्तेमाल होंगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अब मेनली इनकी तीन तरह से डेफिनेशन की जाती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। एक करके देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब है केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ये उसके उलट है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। पहली डेफिनेशन ये होगी। दूसरी डेफिनेशन हम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ इसके उलट होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called gain of electrons is called reduction। तीसरी डेफिनेशन ये है कि यहाँ पर आप लिखते हो लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन is called ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन is called रिडक्शन। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी प्रोसेस है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रोसेस के दौरान अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है रिएक्शन में तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर ऑक्सीजन निकल रही है, लॉस हो रही है, तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, अगर एक प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जिस चीज से निकला है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक, अगर
इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो रिडक्शन हुई है। इसी तरह लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अगर एक प्रोसेस से हाइड्रोजन निकल रहा है किसी मॉलिक्यूल से तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो क्या है, रिडक्शन। अब यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब एक ही है। कैसे है ये, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन के जो एटम है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हाइड्रोजन का एटम लॉस होगा, हाइड्रोजन का एटम निकलेगा, तो इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इन दोनों का बातों का मतलब सेम है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन दोनों का मतलब सेम है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अच्छा अब इनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो ये वाली, ये वाली, ये आपने नहीं बोली। जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाती है, और जब ऐड होता है तो वो रिडक्शन कहलाती है। इसके लिए हम एक याद करने के लिए एक लफ्ज याद करते हैं, लियो, LEO, लियो। लियो का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बस एक आपको याद रह गया तो दूसरा अल्टीमेटली याद हो जाएगा। अच्छा, अब जब एक रिएक्शन के दौरान एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है, रिएक्शन के दौरान एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो वो एटम हवा में तो नहीं घूमेगा ना, इधर उधर तो नहीं घूमेगा, जाहिर है कोई दूसरा एटम होगा जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस हैं। हमेशा अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरी रिडक्शन भी होती है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। एक एटम ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, इसलिए हम एक लफ्ज करते हैं, यहाँ से RED लिया और यहाँ से OX लिया, तो हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाने का मकसद ये था क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के दरमियान और रेस्पिरेशन के दरमियान ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है। एक एटम अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोई एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस भी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से एनर्जी का आगाज हुआ था सूरज से, ये सारी एनर्जी ट्रांसफर होते 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 किसी एक जानदार में आई। ठीक है, और फिर वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में तब्दील होगी। तो एक नजर आप देख लो, लाइट एनर्जी पहले तब्दील हुई थी केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी फिर आगे जब दूसरे जानदार में मुंतकिल हुई तो वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो गई। इसके अलावा जब मूवमेंट शो होगी तो मूवमेंट में दरअसल जब भी कोई चीज मूव करती है तो उसको हम कौन सी एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हुई, हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हुई। तो ये सारी वो मुख्तलिफ कन्वर्जन हैं जो कि एनर्जी होती है। कहीं पर भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती बल्कि वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है। इसी चीज को हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करार देते हैं। बात समझ आ रही? अच्छा, अब एक और बात, इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी कैरियर कौन है, एनर्जी एनर्जी कैरियर, एनर्जी को कैरी करके कौन दूसरी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। तो एनर्जी कैरियर दरअसल इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ थोड़ा सा। फर्ज करें ये एक एटम है जिसके बीच में न्यूक्लियस है, ये उसके गिर्द एक शेल है, इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान इन दोनों में बड़ी मोहब्बत है। ये दोनों एक दूसरे के करीब करीब हमेशा रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं चाहता कि मैं इस शेल से बाहर निकल जाऊं। ठीक है, अब इनकी इस मोहब्बत को खत्म करने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। वो रिश्वत आप देते हो दरअसल एनर्जी। मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ। अब ये जब एनर्जी इसमें आएगी तो ये अनस्टेबल होगा, ये इस शेल को छोड़कर ऊपर चला जाएगा, मतलब फ्री हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करने के दौरान ये अनस्टेबल हो गया और फ्री होकर ऊपर चला गया। किसी दूसरे एटम हो सकता है यहाँ पर कोई और एटम हो इसे एक्सेप्ट कर ले। तो बात समझ आ रही है? अच्छा, एक बात और कि जब भी किसी चीज के पास एनर्जी आती है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। जैसे आप बच्चे को देख ले, छोटा सा बच्चा हो तो वो कभी भी एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता, बल्कि वो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, शरारतें करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके जिस्म में एनर्जी ज्यादा है, तो इसलिए वो अनस्टेबल है, वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसके उलट अगर आप एक बूढ़े को देखो तो वो बूढ़ा इंसान बेचारा कहीं किसी चारपाई पे कोने में पड़ा होगा, तो वो ज्यादा खेलता कूदता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं है। तो सेम मिसाल यहाँ पर भी है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास जब एनर्जी आती है तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि अब वो एनर्जी को रिलीज करे। तो मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जब दोबारा इस शेल में आएगा तो ये इस एनर्जी को रिलीज कर देगा।
बात समझ आ रही है? तो पूरे प्रोसेस के दरमियान एनर्जी कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ही के जरिए से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। बात समझ आ गई? चले, पहले लेक्चर में हमने जस्ट एक ओवरव्यू देखा कि किस तरह एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है और किन किन प्रोसेसेस के जरिए से एनर्जी एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल होती है और किसी जानदार में वो एनर्जी किस तरह इस्तेमाल होती है, यूटिलाइज होती है। ठीक, तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू था। अब अगले लेक्चर्स में हम फिर डिटेल में एक एक चीज को देखेंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे और रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।